इस पॉइंट पे मनु जो से पूछता है कि क्या उसने अपनी मॉम को यहाँ आने की बात बताई है, जिसपे जो उसे ना में जवाब देती है और उससे कहती है कि अगर उन्हें पता चल भी गया होगा तो भी वो उसके पीछे नहीं आती, एज उन्हें रात में बाहर जाना पसंद नहीं है। जो मनु से कहती है कि उसकी माँ अभी भी काफी सुपरस्टिशियस है और उन्हें बचपन से कई ऐसी कहानियां सुनाया करती थी जिन पे वो आज भी भरोसा करती है। जो आगे बताती है कि क्योंकि उनकी माँ नन्स के साथ रहकर बड़ी हुई थी इसीलिए वो इतनी सुपरस्टिशियस है। अब यहाँ मनु को जो की ये बातें ठीक से समझ में नहीं आती और उसके पूछने पे जो उसे बताती है कि एक रात जब उसको 3 बजे घर के डोर पे किसी के खटखटाने की आवाज आई थी तब उसने अपने माँ के कई बार वार्न करने के बावजूद भी दरवाजा खोल दिया था, जिससे उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई थी और उन्होंने कहा था कि वो एंटिटी अब जो को 3 दिन में अपने साथ ले जाएगी। जो बताती है कि दरवाजा खोलने पे उसे बाहर कोई भी नहीं दिखा था, लेकिन अचानक उससे एक अदृश्य शक्ति महसूस जरूर हुई थी। अब ये सब सुन मनु जो से पूछता है कि क्या वो भी इन कर्स वाली बातों पे यकीन करती है। मनु जो को समझाने की कोशिश करता और उसे याद दिलाता है कि कैसे उसकी सिस्टर जेमी कहा करती थी कि उसकी माँ पहले से ही थोड़ी अनस्टेबल थी और उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई थी और शायद इसीलिए जेमी भी घर छोड़ के चली गई। मनु कहता है कि शायद लिलिथ के साथ रहने के कारण तुम भी थोड़ा इफेक्ट हो चुकी हो, इसलिए इन सब बातों पे भरोसा करने लगी हो। खैर इसी बीच जो की तबीयत खराब होने लगती है और यहाँ पे मनु को लगता है कि शायद लंबे समय तक भूखे रहने के कारण जो की तबीयत खराब हो रही है। ऐसे में मनु खाना लाने चला जाता है, लेकिन जो नहीं चाहती थी कि मनु उसे छोड़ के अकेला जाए। मनु के जाने के थोड़ी देर बाद जो को डोर पे नॉक की आवाज सुनाई देती है और वो मनु को आवाज लगाती है, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। वो पिन होल से चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही जो वहां से जाने लगती है उसे फिर से नॉक सुनाई देता है, लेकिन इस बार जो को कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। इनफैक्ट रूम की सारी लाइट्स भी बंद हो जाती है। जो डर के बाथरूम में छिप जाती है और मनु को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी उसे बाथरूम के डोर पर नॉक की आवाज सुनाई देती है और वहां की लाइट भी बंद हो जाती है। इस पैनिक सिचुएशन में जो की हाथों से उसका फोन गिर जाता है और जो डरते हुए अपने पीछे लगे मिरर पे देखती है। अब यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि जो की आंखें व्हाइट हो रही थी और जो डर के चिल्लाने लगती है। अब यहाँ से सीन कट होके जेमी पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो बोट से वापस अपने घर सैन सेबेस्टियन आ रही थी और हम उसे जो के लास्ट मैसेजेस को पढ़ के गिल्टी फील करते हुए देखते हैं। यहाँ जेमी को उसके अंकल जुन पिक करते हैं, जो जेमी के पिता के भाई थे। रास्ते में ये दोनों जो की मौत के बारे में बात करते हैं, जहाँ जुन जेमी को बताते हैं कि पुलिस ने जो वाली केस को खुद करने वाला केस बताया है। वैसे जुन खुद इस मौत का ब्लेम मनु पे डाल रहे थे और वो जेमी पे भी गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि जेमी ने मनु और जो के साथ होने वाली बात सबसे छिपाई थी। जेमी उनसे पूछती है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि जो की मौत मनु की वजह से हुई है, और ये सुन जुन समझ जाते हैं कि जेमी अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी। वो जेमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि लिलिथ को बस उन सब का फिक्र है, बाकी और कोई बात नहीं है। एनीवेज हम आगे इन्हें एक घर के पास रुकते हुए देखते हैं, जहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग सैन सेबेस्टियन आइलैंड की सबसे पुरानी घरों में से एक है और ये एक कैथोलिक डॉर्मेट्री हुआ करती थी जहां नन्स रहती थी। खैर फाइनली ये दोनों घर पहुंचते हैं और जुन जेमी को समझाते हैं कि वो इस वक्त लिलिथ से कोई लड़ाई ना करे, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेमी और लिलिथ के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। इनफैक्ट यहाँ लिलिथ भी जेमी को आते देख कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। अब जेमी जो कि यहाँ फ्यूनरल को अटेंड करने आई थी, वो कास्केट में रखी जो की बॉडी को देख इमोशनल होती है और तभी उसे अपना छोटा भाई जूलियस नजर आता है। जूलियस जेमी को देखकर भाग के अपने कमरे में चला जाता है और जेमी भी उसके पीछे जाती है। और जूलियस को हम अपने कमरे में एक जार को लिए बैठे हुए देखते हैं और जेमी को आता देख वो उसे बताता है कि एक मॉथ जार से मिसिंग है। मैं आपको बता दूं कि इसे मूवी की शुरुआत में घर में घूमते हुए देखते हैं। जेमी ये सुन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और उसे कमरे में रखा एक बॉक्स दिखता है जिसमें जो ने उनकी पुरानी फोटोज वगैरह संभाल के रखी थी। जेमी उसे देख इमोशनल होती है और जूलियस उससे कहता है कि जो ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जूलियस आगे कहता है कि इवन तो सब उससे जो की मौत का रीजन छिपा रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि जो को कुमा काटोक ले गया है। अब दोस्तों कुमा काटोक का ओरिजिन फिलिपिनो फोकलोर से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम मूवी के एंड में डिटेल में बात करेंगे। हर जूलियस उसी एंटिटी की बातें कर रहा था जिसके बारे में जो ने मूवी के स्टार्ट में मनु को बताया था। जेमी जूलियस की बातें सुन अपसेट हो जाती है और उसे अपनी मॉम की बातों पे भरोसा करने से मना करती है। अब शाम को हम जेमी को किचन में अपनी माँ की हेल्प करते हुए देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच जो की मौत को लेकर बहस हो जाती है। जेमी लिलिथ से कहती है कि जो उनकी कर्ज की कहानियां सुन सुनकर पागल हो चुकी थी, इसीलिए वो
खत्म की। ये सुन लिलिथ गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ जूलियस आकर इन्हें रोकता है और बताता है कि मनु फ्यूनरल अटेंड करने आया है। इसे सुन लिलिथ गुस्से में मनु के पास जाती है और उस पर जो की मौत का इल्जाम लगाने लगती है। लिलिथ के हिसाब से अगर मनु जो को उस दिन अकेला छोड़ के नहीं गया होता तो जो आज जिंदा होती। इसी बीच लिलिथ की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देख जुन मनु को यहाँ से जाने कहता है। जेमी को हम मनु के पीछे जाते हुए देखते हैं और मनु से कहता है कि पहले उसे भी लगता था कि जो भी लिलिथ की तरह अनस्टेबल होती जा रही है, लेकिन अब उसे भी लगता है कि कर्स वाली बात सच है और अब कुआं का टोक उसे भी मार देगा। तो मनु के वहां से जाने के बाद जेमी जुन से कहती है कि उन्हें मनु की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि मनु कुछ स्टेबल दिख नहीं रहा। इस पे जुन कहता है कि मनु की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। अब जेमी जुन से लिलिथ की तबीयत के बारे में भी पूछती है, जिसपे जुन बताता है कि लिलिथ हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेती है। रात को हम जेमी को जो के कास्केट के पास देखते हैं, जहाँ जो के नेक पे एक कट का निशान दिख रहा था। जेमी जो को देख के रोने लगती है, तभी उसे डोर पे नॉक की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही जेमी डोर को ओपन करने जाती है, लिलिथ उसे ऐसा करने से रोक लेती है, बट जेमी कहती है कि ये पक्का अंकल जुन है और वो दरवाजा खोल देती है। बाहर सच में जुन खड़ा होता है जो लिलिथ की मेडिसिन देने आया था। अब अगली सुबह हम सभी को जो के बरियल के लिए रेडी होते देखते हैं और जेमी यहाँ जूलियस को बताती है कि वो कल वापस जाने वाली है। इनफैक्ट यहाँ वो जूलियस को भी थोड़े दिनों के लिए अपने साथ चलने को कहती है। अब पहले तो जूलियस मना कर देता है, सेइंग कि माँ इसके लिए राजी नहीं होंगी, पर जेमी के इंसिस्ट करने पे वो उन्हें मनाने की बात कहता है। अब सीन शिफ्ट होकर सिमेट्री पे जाता है, जहाँ बरियल सेरेमनी के बाद जूलियस अपनी माँ से जेमी के साथ जाने वाली बात कहता है। इस पे लिलिथ उसे जाने के लिए परमिशन दे देती है। सभी बरियल के बाद वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जेमी ग्रेव के पास थोड़ी देर रुकने की बात कहती है। तभी वहाँ मनु भी आता है और वो जेमी के सामने रोते हुए बताता है कि वो जो से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे जो को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया गया। तभी अचानक मनु को जो के ग्रेव से नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुन वो डर कर वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात हम जेमी को अपने कमरे में एक नाइटमेयर से उठते हुए देखते हैं, जिसमें उसे जो की स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी। जेमी को उठने पे अपने कमरे में फिर से जो की स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन उसे लगता है कि वो हैलुसिनेट कर रही है और ऐसे में वो वापस सोने चली जाती है। खैर, तो अगली सुबह जेमी जूलियस को लेकर वापस जाने के लिए निकलती है, जहाँ जूलियस बड़ी मुश्किल से अपनी मॉम को गुड बाय करता है। अब जूलियस के जाने के बाद हम लिलिथ को भी रोते हुए देखते हैं और अचानक लिलिथ को घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जो की तरफ देखते हुए उसे जेमी और जूलियस का ख्याल रखने कहती है। अब सीन जेमी पे शिफ्ट होता है और हम उसे उसी होटल में आते हुए देखते हैं जहाँ जो की मौत हुई थी। जूलियस उसे होटल में रुकता हुआ देख उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों रुक रही है, जिसपे जेमी उसे थोड़ा रूडली जवाब देती है। वैसे आगे जेमी रूडली बात करने के लिए माफी भी मांग लेती है। तो अब जूलियस जेमी से पूछता है कि आखिर मॉम और उसके बीच ऐसा क्या हो गया जिससे वो दोनों एक दूसरे पे इतने नाराज हैं। जेमी जूलियस को बताती है कि उनके डैड के गुजर जाने के बाद उनकी माँ और भी ज्यादा सुपरस्टिशियस हो गई थी। बेसिकली जब उनकी माँ जूलियस को लेकर प्रेग्नेंट थी, तब एक दिन उनके और डैड के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी और अगले दिन ही डैड खुद को खत्म किए थे। लेकिन उनकी मॉम को लगता है कि कुआं का टोक नाम का एंटिटी डैड की जान लिया है, बट जेमी को ऐसा नहीं लगता। बेसिकली जेमी के हिसाब से उनकी मॉम ये कहानी इसलिए बना रही है ताकि लोग उन पर उनके पिता की मौत का ब्लेम न डालें। जूलियस ये सुन जेमी से कहता है कि उसे इस कहानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज उनकी मॉम ने ये बस डैड की मौत को एक्सेप्ट करने के लिए किया है। इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे जूलियस वापस घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम खराब होने पर वो आज रात यहीं रुकने का डिसाइड करता है। अब आधी रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं, तब जेमी को डोर पे नॉक करने की आवाज आती है और चेक करने पे उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन हम उसी अदृश्य शक्ति को जूलियस की ओर आते हुए देखते हैं जैसे जो ने महसूस किया था। तभी जेमी को होटल के हॉलवे से कुछ आवाजें आती हैं और उसे फ्लोर में कुछ स्टेन दिखाई देता है। इसका पीछा करते हुए वो उसी कमरे के पास पहुंच जाती है जहां जो की मौत हुई थी। जेमी रूम का डोर खुला हुआ देखती है और अंदर जाने पे उसे बाथरूम में मनु ट्रांस जैसे स्टेट में अपने आप से बातें करता हुआ दिखाई देता है। जेमी की आवाज लगाने पे मनु होश में आता है और वो जेमी को बताता है कि वो एंटिटी उसे अपने पास बुला रही है। इनफैक्ट उसे अभी भी जो दिखाई और सुनाई देती है। तो मनु की ऐसी खराब हालत देख जेमी उसे आज रात अपने साथ रुकने के लिए कहती है और मनु जेमी को बताता है कि जो के इंसिडेंट के बाद उसे भी एक रात अपने डोर पे वही नॉक सुनाई दी थी और तभी से उसे ऐसे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। तभी अचानक ही मनु को बाथरूम के मिरर में जो की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। मनु की आवाज सुन जूलियस भी उठ जाता है और जेमी मनु को संभालते हुए उसे आराम करने के लिए कहती है। अब अगले दिन जेमी नोटिस करती है कि जूलियस कमरे में नहीं है और शायद वो घर वापस चला गया होगा। जेमी और मनु जूलियस के पीछे घर पहुंचते हैं, जहां हम जूलियस को देखते हैं जिसकी बारिश में भीगने के कारण तबीयत खराब हो गई थी। लिलिथ यहाँ जेमी और मनु को देख गुस्सा हो जाती है और वो जेमी को यहाँ से जाने कहती है, जिसपे जेमी काफी अपसेट होती है। मनु भी जेमी को ये जगह छोड़ के जाने को कहता है क्योंकि अब उसे भी ये लगता है कि ये जगह सच में कर्स्ड है। यहाँ हम दोनों को जो की बातें करते हुए इमोशनल होते देखते हैं और जेमी मनु से पूछती है कि क्या कल रात वो उनके डोर पे नॉक किया था। मनु ये सुन डर जाता है और वो जेमी से कहता है कि उसे तो पता तक नहीं था कि जेमी और जूलियस उसी होटल में रुके हैं।
मनु डरते हुए वहां से चला जाता है और जेमी उसके पीछे मनु के घर जाती है। अब वहां जेमी को घर के एक कमरे में मनु दिखाई देता है जो अपना सिर दीवार पे मार रहा था। जेमी को देख मनु चिल्लाने लगता है और तभी जेमी कमरे में लंबे से एंटिटी को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि कुमा कटोक था। जी हाँ दोस्तों, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और जेमी मनु को बचाने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और हम डोर को अपने आप खोलते हुए देखते हैं जहाँ जेमी मनु को मृत अवस्था में पाती है। इनफैक्ट मनु की भी आंखें जो की तरह व्हाइट हो चुकी थी। खैर तो उस रात पुलिस मनु की मृत शरीर को ले जाते हैं और यहाँ अंकल जुन भी मौजूद थे जो जेमी को देख अपसेट थे। जुन जेमी को अपने साथ सेमेट्री में लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे उसके पिता की मौत के बाद उसे भी एक रात नॉक की आवाज आई थी। इनफैक्ट उन्होंने भी डोर को खोला और इसके कारण कुमा कटोक ने उनकी जगह उनकी वाइफ की जान ले ली। जुन बताते हैं कि कुमा कटोक 3 दिन डोर पे नॉक करता है और डोर ओपन करने पर तीसरे दिन के बाद वो उसी परिवार से किसी एक की जान ले लेता है। इस कर्ज को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि अगली बार कुमा कटोक के आने पे जुन अपने आप को उसके हवाले कर दे। जेमी जुन की बात सुन परेशान हो जाती है और उन्हें ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, लेकिन जुन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सुन जेमी वहां से गुस्सा होकर वापस होटल चली जाती है और रात को सोते वक्त जो की स्पिरिट उसे दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो होटल के रूम डोर के पास आती है जहाँ कुमा कटोक उसे हॉन्ट करता है। खैर अगली सुबह हम जूलियस को घर पे अकेला देखते हैं जहाँ उसे वही मिसिंग मॉथ दिखाई देता है। इसके पीछे जाने पे जूलियस को घर के अंदर कुमा कटोक दिखाई देता है जिसे देख वो बहुत डर जाता है। तभी वहाँ जेमी आती है और जूलियस को अपने साथ चलने कहती है, पर जूलियस घर के बाहर कुमा कटोक को नोटिस करता है और दोनों डर के उससे छिपने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पे कुमा कटोक इनके पीछे घर के अंदर आता या आती है और इन्हें हॉन्ट करती है। तभी वहाँ जुन आते हैं जिससे ये दोनों अपनी जान बचाकर घर के बाहर जाते हैं। जुन इन्हें साथ अपने घर लेकर आता है और थोड़ी देर बाद हम लिलित को भी वहाँ आते हुए देखते हैं। लिलित को देख जेमी रोने लगती है और उनसे माफी मांगती है और हम दोनों को बॉन्ड करते देख पाते हैं। यानी कि दोस्तों इस पॉइंट तक जेमी को भी यकीन हो गया था कि ये कुमा कटोक का कर्ज जो है वो सच है। लिलित जेमी को पुराने फोटोज दिखाते हुए उसी ओल्ड कैथोलिक डॉम के बारे में बताती है कि यहाँ जापानीज एरा के वक्त कुछ अमेरिकन सोल्जर्स एक रात हेल्प मांगते हुए आए थे और वहाँ रहने वाली नन्स ने उनकी मदद की थी, लेकिन एट द एंड सोल्जर ने नन्स को भी मार दिया। ये स्टोरी बताते हुए लिलित की तबीयत फिर खराब होने लगती है और वो जेमी से कहती है कि वो अपनी मेडिसिन अपने साथ नहीं लाई है। लिलित जेमी को उसकी चिंता न करते हुए सोने जाने के लिए भी कहती है। रात को हम जेमी के सपने में जो को उसी बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं जिससे उसकी नींद खुल जाती है और ऐसे में वो अकेले ही वहां जाने का डिसाइड करती है। जेमी को बाहर जाते हुए जुन देख लेते हैं जिसपे जेमी उन्हें झूठ बोल देती है कि वो अपनी मॉम की मेडिसिन लेने घर जा रही है। जुन उसे कहते हैं कि जेमी की जगह वो दवाइयां लेकर आएंगे और उनके आने तक जेमी और बाकी सब घर से बाहर ना जाए। जुन के वहां से जाते ही जेमी भी बाहर जाती है और डोर के बंद होने की आवाज से हम लिलित को जागते हुए देखते हैं। नाउ सीन शिफ्ट होकर जेमी को बिल्डिंग में एंटर करते हुए दिखाता है जहां जेमी नोटिस करती है कि यहाँ पे किसी ने रिचुअल किया हुआ था जहां दीवार पे भी ये लिखा हुआ था कि वो एंटिटी यहाँ नहीं आ सकता। जेमी आगे बढ़ने पे कई सारे वुड से बने क्रॉस को देखती है और उसे अपने पीछे एक रस्सी का भी दिखाई देता है। इसी बीच लिलित भी यहाँ आ जाती है और जेमी उनसे बताती है कि ये बिल्डिंग उसे अपने पास बुला रही थी, इसलिए जेमी यहाँ आई है। जेमी लिलित से कहती है कि शायद यहाँ कोई रहकर कुमा कटोक से बचने के लिए रिचुअल कर रहा था। इस पे लिलित जेमी को समझाने की कोशिश करती है कि कुमा कटोक के कर्ज से अकेले नहीं बचा जा सकता। लिलित उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी उन्हें कुमा कटोक बिल्डिंग के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों डर के एक दूसरे कमरे में छिपने चली जाती है, लेकिन कुमा कटोक वहाँ भी डोर को नॉक करने लगता है। जेमी कमरे के विंडो को तोड़ वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो लिलित को अपने पीछे आने कहती है, लेकिन लिलित ऐसा नहीं करती और वो जेमी को यहाँ से जाने कहती है। लिलित उससे कहती है कि कुमा कटोक किसी की जान लिए बिना शांत नहीं होगा, इसलिए उन्हें यहाँ अपनी जान देनी होगी। जेमी ये सुन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, बट लिलित डोर ओपन कर देती है और हम कुमा कटोक को उसे अपने साथ ले जाते हुए देखते हैं। अब अगली सुबह हम लिलित का मृत शरीर उसी बिल्डिंग के अंदर देख पाते हैं। यहाँ से सीन लिलित के फ्यूनरल पे आता है जहाँ जुन जेमी से नाराज था क्योंकि उसने दवाई वाली बात झूठ कही थी, जिससे आज जुन की जगह लिलित की जान चली गई। ये सब सुन हम जूलियस को वहां से उठकर अपने कमरे में जाते हुए देखते हैं जहां वो अपने जार में रखे हुए मौत को आजाद कर देता है और जेमी के आने पे वो उससे पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ से मनीला चले जाना चाहिए जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेमी जूलियस को कंफर्ट करने की कोशिश करती है और उसी रात हम जुन और जेमी को बात करते हुए देखते हैं जहां जुन उससे कहता है कि उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर कुमा कटोक ने जेमी के डोर पे क्यों नॉक किया था, क्योंकि जेमी ने तो जो को आखिरी बार देखा भी नहीं था। खैर जुन जेमी को बताता है कि कैसे लिलित हमेशा से चाहती थी कि जेमी उसके पास वापस आ जाए और एट द एंड उसकी एक
इच्छा पूरी हो गई। जेमी ये सुनकर थोड़ा उदास होती है और जुन वहां से चले जाते हैं। अब हम जूलियस को अपने कमरे में देखते हैं जो अपनी मॉम को मिस कर रहा था और अचानक से विंडो पे एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है। वहीं नीचे जेमी को किसी का फोन आता है जिसे उठाने पे उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो जेमी को डोर ओपन ना करने के लिए कहती है। तभी जेमी को डोर पे नॉक की आवाज सुनाई देती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो अपने मॉम के कास्केट को नोटिस करती है जो कि अब खाली था। तभी अचानक जेमी अपने पीछे लिलिथ की स्पिरिट को देखती है और ऐसे में वो डर के घर का डोर ओपन कर देती है। ऐसा करते ही कुमा कटोक जेमी पे हमला कर देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नॉकटर्नो मूवी की एक्सप्लेनेशन और चलिए अब हम कुछ थियरीज पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुमा कटोक एंटिटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो कुमा कटोक, जिसे कई लोग कामा कटोक भी कहते हैं, ये फिलिपिनो फोकलोर से संबंधित काफी फेमस एंटिटी है जो आधी रात में लोगों के दरवाजों पे नॉक करती है और जो कोई भी डोर ओपन करता है उसे कामा कटोक अपने साथ ले जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो मूवी का नाम नॉकटर्नो रखा गया है जिसका मीनिंग होता है निशाचर या रात में शिकार करने वाला। ओल्ड फोकलोर में कुमा कटोक के अपीयरेंस को ठीक वैसा ही दिखाया गया है जैसा फिल्म में हम थोड़ा बहुत देख पाए। मतलब ये एक लंबी एंटिटी होगी जो कि वेल पहने हुए डिस्क्राइब की गई है। कुमा कटोक या फिर कामा कटोक को ओमेन ऑफ डेथ कहा जाता है, यानी कि जरूरी नहीं कि यही राक्षस मारेगा, लेकिन ये जहां होगा वहां मौतें होंगी। नाउ एज यू नो फोकलोर में अलग अलग चीजें होती है जहां कई बार ये कहा गया है कि कुमा कटोक ही मौत लाता है, मतलब वही मारता है, एंड कई जगह कहा गया है कि वो बस मौत का ब्रिंगर है। इस फिल्म के अंदर इस फोकलोर को केवल सैन सेबेस्टियन से जुड़ा हुआ कर्ज दिखाया गया है और इसलिए कई लोग इस जगह को छोड़ के यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल मनु के पेरेंट्स यहाँ से बाहर गए थे, जेमी यहाँ से बाहर गई थी, वगैरह वगैरह। अब हम मूवी के एंडिंग की बात करें तो यहाँ कुमा कटोक या कामा कटोक एक नहीं बल्कि जुन को छोड़ सभी फैमिली मेंबर्स की जान ले लेता है। मतलब जेमी और उसका भाई बचे थे पर जेमी पे हमला किया है, भाई को भी शैडोज देखा था, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो दोनों भी मारे ही गए होंगे। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जेमी के पिता की मृत्यु के बाद कुमा कटोक जुन के डोर पे नॉक किया था, लेकिन जुन की जगह उसकी वाइफ वहां मारी गई थी जिससे ये चेन टूट गया और कुमा कटोक लिलिथ की फैमिली के पीछे पड़ा एंड एट द एंड उसने सभी की जान ले ली। इसलिए जुन जेमी से अपने आप को कुमा कटोक के हवाले करने की बात कर रहा था ताकि ये इनके फैमिली के पीछे से हट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है जिस वजह से आई गेस इनकी पूरी फैमिली ही काइंड ऑफ खत्म हुई। बट अगेन ये मेरी अजम्पशन है क्योंकि मूवी के अंदर कई चीजों का जवाब दिया ही नहीं गया है। इनफैक्ट हमें यहाँ कैथोलिक डॉम भी दिखाया गया था जिसे देखकर मुझे लगा था कि एंड में कुमा कटोक का इससे कुछ तो कनेक्शन निकलेगा, मतलब वहां जो मौतें हुई थी नन्स की उसका कुछ तो संबंध होना चाहिए। बट सैडली ये सारी चीजें फिल्म में हमें बताई नहीं गई। इनफैक्ट हमें ये तक नहीं बताया गया कि अंकल जुन के साथ एंड में क्या हुआ। तो या तो ये बैड राइटिंग एंड डायरेक्शन है जहां हमें चीजें नहीं पता चली, या फिर मूवी की सेकंड पार्ट आ सकती है जहां हमें इन सारी चीजों का जवाब मिले। अब ये तो एक पीओवी थी, यानी कि यहाँ पे कुमा कटोक ये एंटिटी सही में है जो कि इनके फैमिली की जान ले रहा है, लेकिन एक दूसरी थियरी भी एग्जिस्ट करती है जो कि मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। इस थियरी के हिसाब से कुमा कटोक या कामा कटोक है ही नहीं बल्कि लिलिथ के परिवार में मेंटल इलनेस की हिस्ट्री रही है। ये बात फिल्म में कई जगह हाईलाइट करी गई है और यही वजह हो सकती है कि लिलिथ के पति मारे गए, देन लिलिथ भी मरी, जो भी मरी, और इन द एंड जेमी का भी वही हश्र हुआ। इनफैक्ट वी कैन अज्यूम कि इस इन्वायरमेंट में रह के जेमी का भाई भी वैसा ही हो गया और वो भी खुद किया। यानी कि पुलिस जो बातें बता रही थी कि ये लोग कर रहे थे दैट वाज ट्रू, लेकिन फिल्म में हमें मेंटल इलनेस को एक एंटिटी की तरह दिखाया गया है। ऑल्दो दिस थियरी डज नॉट एक्सप्लेन कि मनु क्यों खत्म हुआ होगा। आई मीन उसके अंदर हमें किसी तरह की मेंटल इलनेस देखने को नहीं मिली थी, बट इट माइट बी पॉसिबल कि जो के मरने के बाद मनु बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ होगा, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि ये टाउन ही ऐसा डिप्रेसिंग टाउन है जहां लोगों के साथ बुरी चीजें होती रहती हैं और वो लोग काइंड ऑफ एक डिप्रेसिंग एरा में है। सेकंड थियरी का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि पहले के टाइम से ही, मतलब वॉर टाइम से ही ये टाउन बहुत कुछ बुरा देखा है। अब चाहे वो अमेरिकन सोल्जर्स का आके नन्स को मारना हो या फिर अभी जैसे सबकी यहाँ लाइफ चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिलिथ की फैमिली को ही देखें तो सभी बहुत डिप्रेस्ड है। तो ये एक ऐसा टाउन है जहाँ की हिस्ट्री भी उतनी अच्छी नहीं रही है और फिलहाल भी ये टाउन अच्छा नहीं कर रही है, मतलब पूरी तरह से डिप्रेसिंग माहौल है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे कई मौतें होती हैं और इस सब का इल्जाम लोग एक एंटिटी पे डाल रहे हैं कि भैया उसकी वजह से चीजें होती है। तो हाँ, यहाँ दोनों थियरीज है, या तो एंटिटी थी या फिर एंटिटी नहीं थी बल्कि मेंटल इलनेस वाला केस है। मैं पर्सनली एंटिटी वाली थियरी को ही मानता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हॉन्टिंग ट्यूब चैनल चलाता हूँ तो मुझे थोड़ी हॉरर वाली चीजें ज्यादा पसंद आती है। तो हाँ, भूत वाली थियरी पे मैं ज्यादा प्रेशर डालूंगा एटलीस्ट इन दिस मूवीज केस।